जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। दोस्तों आज है 14 फरवरी 2024 और 14 फरवरी 2024 से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाली है उसे मैं आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों सुबह 6 बज गए हैं और आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज यहां पर हम टारगेट रखते हैं कि हम अपनी पढ़ाई को बहुत फोकस करेंगे और आज जो लाइक का टारगेट है 2000 लाइक का टारगेट है जो हमें और आपको कंप्लीट करना है। इस क्लास की अगर हम बात करें तो ये क्लास आपको हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में आपको मिलती है। सबसे कम समय में आपको डेली करंट अफेयर्स देता हूं मैं और ये 25 से 30 मिनट तक भी जाएगा। स्टैटिक जीके आपको मिलेगा। क्लास नंबर है 805। आइए शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। पहले आपके लिए मोटिवेशन, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। देखिए जब कठिनाई आपके पास आती है इसका यह मतलब है कि आपके पास मौका है अपने आप को निखारने का। तो कठिनाई अगर आ रही है आपके जीवन में, संघर्ष आ रहा है तो ये अपॉर्चुनिटी है कुछ नया करने का। इससे डरिए मत, इसका सामना कीजिए और आगे बढ़िए। आपके लिए सफलता आपके इंतजार कर रही है। आइए देखते सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुप्तेश्वर वन किस राज्य में है जिसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? इसे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। ये कहां पर है? तो दोस्तों ये कहां पर है इसका पहले आंसर जानिए। ये उड़ीसा राज्य में है। कहां पर है दोस्तों? उड़ीसा राज्य में है। देखिए बायोडायवर्सिटी होता क्या है? जब एक ही स्थान पे अलग अलग प्रकार की स्पीसीज प्रजातियां पाई जाती हैं उसे हम बायोडायवर्सिटी कहते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। राजस्थान में क्या हुआ है? तो राजस्थान में अभी 150 साल पुराना, 150 मिलियन वर्ष पुराना शार्क के अवशेष पाए गए हैं। शार्क यहां पर देखने को मिली है। ठीक है। हरियाणा में क्या हुआ है? अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। अभी सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेले का भी आयोजन देश के राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश में एक इंपॉर्टेंट योजना है जो पूछी जा सकती है, नंद बाबा दुग्ध योजना उत्तर प्रदेश में स्टार्ट हुई है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे उड़ीसा के बारे में आपने जाना जहां पर जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। देखिए अब यहां पर गुप्तेश्वर वन को आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गुप्तेश्वर वन है। ये 350 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है और आपको यहाँ पे अलग अलग प्रकार की जीव प्रजातियां देखने को मिलेंगी। इस क्षेत्र में जो कैलकुलेट किया गया है 608 जीव प्रजातियां आपको देखने को मिलेंगी। अब दोस्तों आपने यहां पर एक जैव विविधता क्षेत्र जाना है। मैंने आपको बताया कि उड़ीसा में टोटल 4 है, तो उड़ीसा राज्य में अन्य जो 3 जैव विविधता क्षेत्र हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपका जो करंट अफेयर से जीके अपडेट हो जाए। तो पहला देखते हैं, यह है मंदसारू जैव विविधता स्थल जो कि जिला कंधमाला में है। देखिए सेकंड हम बात करेंगे महेंद्रगिरी और बारगढ़ जैव विविधता स्थल की जो किस जिले में है? गजपति जिले में है। और तीसरा है गंधमर्दन जैव विविधता स्थल जो कि जिला बुलंदशहर में है। तो 3 ये हो गए और चौथा मैंने आपको गुप्तेश्वर वन बता दिया। टोटल 4 यहां पर जैव विविधता क्षेत्र हैं, बायोडायवर्सिटी क्षेत्र हैं। अब दोस्तों बात यहां पे उड़ीसा की आई है तो मैं आपको उड़ीसा करंट अफेयर्स परीक्षा संजीवनी में समझाने वाला हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव यानी नेशनल चिल्का बर्ड फेस्टिवल कहां ऑर्गेनाइज किया गया है तो आप याद रखिएगा उड़ीसा में ऑर्गेनाइज किया गया है। इसके अलावा दोस्तों एक ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित की गई है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। यहां पर मेलेनिस्टिक टाइगर पाए गए हैं यानी जिनकी जो बॉर्डर्स हैं, धारियां हैं, वो कैसी? ब्लैक हैं। यहां पर एक योजना स्टार्ट हुई है, लाभा योजना। ये योजना किसके लिए है? आदिवासियों भाइयों के लिए है जो लघु वनोपज उत्पादित करते हैं, जैसे शहद हो गया और जंगली हल्दी हो गया। तो इसमें क्या करेगी? मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार देगी ताकि वो उसका उत्पादन लगातार जारी रखें। इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा में रायगढ़ शाल और कोरापुट के जो काला जीरा चावल है उसे जीआई टैग दिया गया है। तो उड़ीसा करंट अफेयर्स को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब आइए देखते हैं दोस्तों दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर यह रहा। केपीपी नंबियार पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड केपीपी नंबियार अवार्ड? तो साथियों केपीपी नंबियार अवार्ड एस सोमनाथ को मिला है। किसे मिला है? एस सोमनाथ। देखिए एस सोमनाथ कौन है? भारत के वर्तमान इसरो के अध्यक्ष हैं। किस नंबर के अध्यक्ष हैं? तो भारत के इसरो के 10वें अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ जी। देखिए यहाँ पे बीना मोदी जी की हम बात कर लेते हैं तो बीना मोदी जी को यहाँ पर बेस्ट वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है। बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर। कौन सा वुमेन? बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? बीना मोदी को मिला है। पूछा जा सकता है। देखिए पुजारी ईश्वरी प्रसाद के बारे में हम डिस्कस कर ले तो बद्रीनाथ के पुजारी हैं और इनको शंकर स्मृति पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? शंकर स्मृति पुरस्कार दिया गया है।
ये बद्रीनाथ में पुजारी हैं। एल के आडवाणी जी को भारत रत्न मिला है और इनको कौन से नंबर का, 50वें नंबर का भारत रत्न दिया गया है। अब आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों केपीपी नंबियार पुरस्कार के बारे में, जिसे एस सोमनाथ जी को सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये हर साल दिया जाता है, इसीलिए इसे एनुअल अवार्ड कहा जाता है। और दोस्तों किसे दिया जाता है, किस व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है, तो केरल में जो अच्छा कार्य करते हैं तो केरल के द्वारा दिया जाता है। तो केरल में व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है। अब एस सोमनाथ ने ऐसा क्या कर दिया है, तो आपको पता है कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ये टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में लगातार काम कर रहे हैं, जो हमारी मानवता के लिए भी बहुत अच्छा है, ह्यूमैनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये मानवता के लिए प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे इन्हें सम्मानित किया गया है। तो आप याद रखिएगा क्यों इनको पुरस्कार दिया गया है। अब दोस्तों बात यहाँ पे पुरस्कारों की आई है, तो आपको तो पता है मेरी आदत है कि मैं आपको सारे पुरस्कार को रिवाइज कराऊं, ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए और पुरानी चीजें भी आपको कनेक्ट हो जाएं, क्लास में ही आप समझ जाएं और आपको बाद में याद ना करना पड़े। आइए देखते सबसे पहले पुरस्कार को, वो है सत्यजीत मजूमदार को जो मिला है। इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड मिला है। देखिए पीएम नरेंद्र मोदी जी को कौन सा अवार्ड मिला है, तो ग्रीस के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि रतन टाटा को हाल ही में किस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है, तो पहला उद्योग रत्न अवार्ड मिला है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यह अवार्ड दिया गया है। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, कई एग्जाम में भी लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया, तो भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को सम्मानित किया गया है। पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किसे मिला है, मोक्षा राय को मिला है, जो कि भारतीय है, ब्रिटेन के द्वारा दिया गया है। देखिए मोक्षा राय ने क्या किया, माइक्रोप्लास्टिक, जो माइक्रोप्लास्टिक होता है ना, तो वो प्रदूषण के लिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है, हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाता है और बहुत सारी बीमारियां करता है। तो मोक्षा राय जो है पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रही हैं और केवल 7 वर्ष की हैं, इस वजह इन्हें सम्मानित किया गया है। और एनी पुरस्कार भी किस क्षेत्र में दिया जाता है, पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, प्रोफेसर थलिप्पल प्रदीप को मिला है। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर ये रहा, हाल ही में किस राज्य ने सेमीकंडक्टर नीति को लागू किया है, विच स्टेट है रिसेंटली इंप्लीमेंटेड द सेमीकंडक्टर पॉलिसी। वैसे अगर सेमीकंडक्टर की जब बात करें तो अभी गुजरात राज्य और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ है सेमिकॉन, और वहां पे सेमिकॉन सम्मेलन भी हुआ था गांधीनगर में, मैंने आपको बताया था। तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री डेवलप किया जा रहा है गुजरात में। लेकिन सेमीकंडक्टर पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश ने भी फैसला किया है कि वो अपने राज्य में सेमीकंडक्टर नीति को लागू करेंगे। यहाँ पे पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में एक योजना लॉन्च हुई है जिसे बोलते हैं योगश्री योजना। याद करते चलिए, लिखते चलिए मेरे साथ छोटे छोटे बुलेट्स पॉइंट में। तो योगश्री योजना यहाँ पर ST SC जो स्टूडेंट हैं उनको फ्री में कोचिंग प्रदान की जाएगी। ठीक है। राजस्थान में चिरंजीवी बीमा योजना स्टार्ट की गई है जिसे आयुष्मान योजना के साथ लिंक किया गया है। मध्य प्रदेश में एक योजना है रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना। कौन सी योजना? रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना, आपको याद रखनी है। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करते हैं जहां पर सेमीकंडक्टर नीति लागू की गई है। देखिए यहां पर एक कानपुर और झांसी के बीच में एक औद्योगिक बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की भी स्थापना की जा रही है और यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स ज्यादा सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल करके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होते हैं उसे यहाँ पर एस्टेब्लिश किया जा रहा है। अब देखिए सेमीकंडक्टर्स आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? जो रेजिस्टर होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, डायोड्स होते हैं, जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, इन सब में सेमीकंडक्टर का आपको इस्तेमाल देखने को मिलता है। सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर से कम, कंडक्टर मतलब होता है जिसे हम बोलते हैं सुचालक, जैसे लोहा है वो कंडक्ट करता है, लेकिन जो सेमीकंडक्टर होते हैं इसे अर्धचालक कहते हैं। ठीक है। इनकी जो विद्युत चालकता होती है यानी जो कंडक्टिविटी होती है तांबे से कम होती है, लेकिन जो अचालक है कांच उससे ज्यादा होती है, यानी बीच में होती है, इसी वजह से सेमीकंडक्टर कहते हैं। ये कई बार कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं और कई बार इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। इंसुलेटर क्या होता है? जैसे अचालक कहते हैं, जैसे कांच हो गया या फिर प्लास्टिक हो गया, जो अपने से विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते उसे हम अचालक कहते हैं। समझ गए आप? अब देखिए सेमीकंडक्टर क्या क्या हो सकते हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है।
अगर मैं आपसे पूछूं गैलियम क्या है, तो ये भी सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन क्या है, ये भी सेमीकंडक्टर है। तो ये सारे जो मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं, कैडमियम सल्फाइड, जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनाइड, ये सब अर्धचालक पदार्थ है। ठीक है, और सिलिकॉन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, किसका, सिलिकॉन का। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या कही जाती है। तो जब हम साइंस की एक ऐसी शाखा का स्टडी करते हैं जिसमें सेमीकंडक्टर्स का पूरा अध्ययन करते हैं, तो उससे हम कहते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो आप याद रखिएगा किसे कहते हैं, जब हम सेमीकंडक्टर्स की स्टडी करते हैं तो उस यहां पर विज्ञान को हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने रहा। पेटीएम ई कॉमर्स का अभी नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? व्हाट हैज द नेम ऑफ पेटीएम ई कॉमर्स बीन चेंज्ड? देखिए पेटीएम में अभी क्या फैसला हुआ था, आरबीआई ने इन पर रेस्ट्रिक्शन लगाया है। पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया है, ना कि पेटीएम पर। बहुत सारे लोगों ने गलत अवधारणा पाल ली है कि पेटीएम बंद हो रहा है। नहीं, गलत है, पेटीएम बंद नहीं हो रहा साथियों, पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो रहा है। लेकिन पेटीएम के भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, पेटीएम ई कॉमर्स के क्षेत्र में भी काम करता है। तो पेटीएम का ई कॉमर्स जो है, इसने अपना नाम चेंज करके पाई प्लेटफॉर्म कर दिया। इसका नाम क्या हो गया है, पाई प्लेटफॉर्म। जो ई कॉमर्स सेगमेंट है उसका नाम चेंज हुआ है पाई प्लेटफॉर्म। अभी पेटीएम ने एक और इंपॉर्टेंट काम किया है, अगर आपसे पूछा जाए इकोनॉमी से रिलेटेड प्रश्न, जो बिट्सिला है, यानी बिट्सिला एक कंपनी है, उसको इसने एक्वायर किया है। तो पेटीएम ने एक्वायर के पूछा जा सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पेटीएम में सबसे बड़ा ई कॉमर्स जो चल रहा है उसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन है, सबसे बड़ा शेयर धारक कौन है, तो एक कंपनी है, इसका नाम है एलिवेशन कैपिटल। तो ये आप याद रखिएगा, ये दोनों फैक्ट आप याद रखिएगा जो कि पेटीएम से रिलेटेड है। अब साथियों यहां पर मैं आपको बहुत सारे नाम जो बदले गए हैं उसको एक बार रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि हमने नेम चेंज की बात की है। तो सबसे पहले बात करेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम कर दिया गया है, तो आप याद रखिएगा। अगला है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, इसका नाम चेंज करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया गया है। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम चेंज करके अक्षरधाम एक्सप्रेस किया गया है। एक हॉकी स्टेडियम है जो कि रायबरेली में है, और हमारे भारत के एक हॉकी खिलाड़ी हैं, तो इसका नाम चेंज कर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ किया गया है, और रानी रामपाल जो हॉकी खिलाड़ी हैं उन्हीं के सम्मान पर इसका नाम चेंज किया गया। अब दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो पेटीएम पेमेंट बैंक्स है 2017 में आया था, जिसका हेडक्वार्टर नोएडा में है, और इसके वर्तमान जो फाउंडर हैं, ये पूछा जा सकता है आपसे, ये विजय शेखर शर्मा जी हैं। 2021 में इसे शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा मिला था। देखिए साथियों, आप सोच रहे होंगे कि आपको पीडीएफ कहां पर मिलेगी, तो दोस्तों स्टडी कर एप्लीकेशन है, जहां पर आप डेली करंट अफेयर्स की और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। स्टडी कर एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद जब आप डेली करंट अफेयर्स पे क्लिक करेंगे तो आप किसी भी महीने की किसी भी दिन की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, और ई बुक में जाएंगे तो टॉपिक वाइज पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, जैसे हम राजा गुप्ता लिखेंगे उसमें 36,000 मेंबर है, बस उसी को ज्वाइन करिएगा। बहुत सारे फेक अकाउंट है मेरे नाम से, उसे ज्वाइन नहीं करिएगा, ये पूरा लिखिएगा राजा गुप्ता करंट अफेयर। ठीक है, तो आप ज्वाइन हो जाएंगे मेरे जो ओरिजिनल चैनल से, ठीक है, जहां पर आपको बहुत सारी सुविधाएं पढ़ाई से संबंधित मिल रही हैं। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप ये सभी देख रहे हैं, आप कर सकते हैं आपकी इच्छा हो तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के जो पहले सीडीएस जनरल है बिपिन रावत जी, इनकी प्रतिमा का जो अनावरण है वो कहां पर किया गया है? वेयर हैज स्टैच्यू ऑफ इंडियाज फर्स्ट सीडीएस जनरल बिपिन रावत हैज बीन अनवील्ड? दोस्तों भारत के जो पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी हैं वो अब हमारे बीच में नहीं है, और यहां पर इनकी जो हेलीकॉप्टर थी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, इनका निधन हो गया। और दोस्तों इन्हीं की याद पर इन्हीं की प्रतिमा का अनावरण किया गया, कहां पर? देहरादून, आप याद रखिएगा, कहां पर? देहरादून में, यहां पर आप याद रखेंगे। देखिए बेंगलुरु में जो स्टैचू है वो है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। कौन से है? स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो स्टैचू ऑफ जो प्रॉस्पेरिटी है नाद प्रभु केम्पेगौड़ा पर बेस्ड है। ठीक है, नाद प्रभु केम्पेगौड़ा जी की जो मूर्ति बेंगलुरु में स्थापित हुई है। पाली में है स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस है। ठीक है, तो वल्लभ सुरेश्वर महाराज जी की यहां पर प्रतिमा का स्थापना किया गया है। हैदराबाद में क्या? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है,
स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है, तो यहां पर रामानुजाचार्य जी की जो मूर्ति है स्थापित की गई है। तो मैंने आपको ऑप्शंस भी बता दिए। अब आइए वापस बढ़ते हैं हम जनरल बिपिन रावत जी पर, जिनकी प्रतिमा का अनावरण देहरादून में किया गया है। अब यहां पर आप जनरल बिपिन रावत जी की पहली प्रतिमा देखिए, जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। यहां पर आपको राजनाथ सिंह देखने को मिल रहे हैं, और यहां देखिए आप, ये उत्तराखंड के कौन है, ये है पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के ये चीफ मिनिस्टर है। तो भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने इस प्रतिमा का अनावरण किया, जो भारत के पहले सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत जी। अभी प्रेजेंट में भारत के जो सेकंड सीडीएस है, लिखिएगा, ये है अनिल चौहान। कौन है ये? अनिल चौहान जी हैं भारत के सेकंड नंबर के सीडीएस, जो प्रेजेंट में अपना कार्यकाल पूरा चल रहा है, उनका कार्यकाल जो अभी यहां पर कार्यभार संभाल रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे हम बात करते हैं कि ये जो उत्तराखंड की जगह है वो देहरादून है, जहां पर टोंस ब्रिज स्कूल है, यहीं पर इनकी प्रतिमा का स्थापना किया गया है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि तमिलनाडु वो जगह है, 2021 में कुन्नूर के पास इनका निधन हुआ था हेलीकॉप्टर दुर्घटना की वजह से, और इनके साथ साथ इनकी जो वाइफ थी और भी बहुत सारे सहयोगी लोग थे, उन सब का निधन हो गया हेलीकॉप्टर क्रैश में। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर मैं आपको जम्मू कश्मीर से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आपको बताता हूं, जम्मू कश्मीर या फिर बिपिन रावत जी से रिलेटेड, जो आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं, यह है जनरल बिपिन रावत जी स्टेडियम। तो दोस्तों इसका जो उद्घाटन है कहां पर किया गया? जम्मू कश्मीर में किया गया है, और वहां के जो उपराज्यपाल हैं वो है मनोज सिन्हा। उन्होंने उत्तरी कश्मीर के बारामूला में इसका उद्घाटन किया है। लिखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट स्टैचूज बता रहा हूं जो हाल ही में उद्घाटन किए गए हैं। तो स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, अगर मैं आपसे पूछूं तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा है। कहां पर स्थापित हुई है? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में इसकी स्थापना हुई है। स्टैचू ऑफ अगर इक्वलिटी की हम बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की यहां पर प्रतिमा स्थापित हुई है, और देश के बाहर जो कि अमेरिका है, मैरीलैंड पर स्थापना हुआ है। यहां पर स्टैचू ऑफ वननेस, जो आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा है, मूर्ति स्थापित हुई है ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर खंडवा नाम का जो जिला है, यहां पर आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, यहां पर इसकी स्थापना की गई है। दोस्तों आज की नॉलेज की फैक्ट्री में मैं आपको आने वाले जो स्पोर्ट्स इवेंट है उसके बारे में आपको बता देता हूं, पूछा जा सकता है। दोस्तों 2024 का साल है, और इस साल होने वाला है ओलंपिक गेम्स। तो ये कहां पर होगा? ये फ्रांस में होगा, पेरिस में होगा। ये आप संस्करण याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जाता है किस नंबर का ओलंपिक गेम्स होने वाला है? 33 नंबर का होने वाला है, इस साल होने वाला है। 34वां कहां पर होगा? तो ये होगा लॉस एंजलिस यानी यूएसए में होगा 2028 में। हर 4 साल में इसका आयोजन किया जाता है। तो 2024 के बाद 2028 आएगा, अमेरिका में इसका आयोजन किया जाएगा, ये याद रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 35 नंबर का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है वो कहां पर होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा, जो कि ब्रिस्बेन में आयोजित किया जाएगा। 36वां ऐसा सूत्र बताते हैं कि भारत में होगा, पर जब होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट है, वह विंटर ओलंपिक्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो ओलंपिक्स होते हैं उसके कई वर्जन होते हैं। एक समर ओलंपिक होता है, और ठंडियों में विंटर ओलंपिक्स होता है। तो 25वें नंबर का जो शीतकालीन ओलंपिक होगा 2026 में होगा, ये आप याद रखिएगा, इटली में होगा। कहां पर होगा? इटली में आयोजित किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 9वां नंबर का गवर्नमेंट टेक पुरस्कार किस देश को हाल ही में प्रदान किया गया? द 9th गवर्नमेंट प्राइज हैज बीन अवॉर्डेड टू विच कंट्री? तो देखिए भारत को यहाँ पे गवर्नमेंट टेक पुरस्कार दिया गया। अब ये पुरस्कार क्यों दिया गया इसके बारे में समझते हैं, पहले थोड़ा ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर आप देखें बांग्लादेश लिखा हुआ है, तो बांग्लादेश को हमने 20 ब्रॉड, क्या लिखिएगा, 20 जो है ब्रॉड यहां पर गॉज ट्रेन दी है। ठीक है, 20 ब्रॉड गॉज ट्रेन दी है, पूछा जाता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये पूछा जाता है। श्रीलंका में क्या हुआ है? तो आईआईटी मद्रास क्या कर रहा है? यहां पर एक कैंपस स्थापित कर रहा है आईआईटी मद्रास में, इसे भी लिखिएगा, यहां पर पूछा जा सकता है। ठीक है, यूएई में अगर आपसे पूछा जाए कि यूएई में क्या हो रहा है भारत और यूएई के बीच में, आपको मुझे एक्सरसाइज बताना है। वो कौन सा एक्सरसाइज है जो भारत और यूएई के बीच में होता है, अभी हाल ही में हुआ है, ये आपको कमेंट बॉक्स पे आंसर देना है। तो दोस्तों यहां पर देख रहे हैं भारत ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में यहां पर ये पुरस्कार दिया है, जो यूएई में ही आयोजित हो रहा है।
तो दोस्तों क्यों दिया गया भारत को ये पुरस्कार, गवर्नमेंट टेक पुरस्कार? तो भारत को अभी देखिए लगातार टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत काम कर रहा है, तो बहुत सारी जो सरकारी सेवाएं हैं उसमें एआई का इस्तेमाल कर रहा है भारत, यानी पूरा टेक्नोलॉजी से सारी सर्विसेज दे रहा है गवर्नमेंट की। इस वजह से 9वां नंबर का जो गवर्नमेंट पुरस्कार है यहां पर भारत को दिया गया है, ठीक है। और ये जो पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जाता है? संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा यहां पर यह पुरस्कार दिया जाता है, इस बार भारत को दिया गया है। आप मेरे पीछे यहां पर देख पा रहे हैं, ये दुबई के युवराज हैं, इनका नाम है शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम, इनके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया, आप यहां पर देख पा रहे हैं। और भारत की ओर से जो महावाणिज्य दूतावास है और ये वाणिज्य दूत है, इनका नाम है तदु मामू, इन्होंने इस अवार्ड को रिसीव किया है, प्राप्त किया है। अब दोस्तों बात यहां पे सम्मेलन की आई है, तो मैं आपको थोड़ा और भी सम्मेलन से रिलेटेड प्रश्न बता देता हूं जो पूछा जा सकता है। एंटी डोपिंग सम्मेलन 2024 कहां पर हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। और एंटी डोपिंग का मतलब होता है कि यहां पर खिलाड़ियों को अवेयर करना कि आप ऐसी पदार्थ का सेवन ना करें जिसकी वजह से क्या होता है कि शक्तिवर्धन तो आ जाता है आप, लेकिन उसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विविधता का अमृत महोत्सव 2024 कहां पर हो रहा है? न्यू दिल्ली में हुआ। विंग्स इंडिया 2024 कहां पर हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिससे हम बोलते हैं ICAI, इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं ये कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया? तो देखिए ये बने सुखबीर सिंह संधू बने। कौन बने हैं? सुखबीर सिंह संधू, आप याद रखिएगा, ये ICAI के नए अध्यक्ष बने। ये किनके स्थान पर आए हैं? पहले आप सुखबीर सिंह संधू को देख लीजिए, ये किनके स्थान पर आए हैं? तो अनिकेत एस तलाटी के स्थान पर ये आए हैं, ये भी याद रखिएगा। अब देखिए बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो देखिए भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, तो ये उसके अधीन आता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। भारत में जो आपने नाम सुने होंगे सीए के जो एग्जाम्स होते हैं, भारत में जितने भी सीए तैयार होते हैं वो ICAI तैयार करता है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई है 1949 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियों के बारे में बता रहा हूं जो रिसेंट अपॉइंटमेंट हुई हैं, उसको भी बहुत ध्यान सुनिएगा। तो देखिए अल सल्वाडोर के नए प्रेसिडेंट बने, इनका नाम है नायाब बुकेले। फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर हैं गैब्रियल अटल, जो कि पहले गे प्राइम मिनिस्टर है। कौन है? पहले गे प्राइम मिनिस्टर है। कोमोरोस के राष्ट्रपति कौन है? आजाली असोमानी। नरेंद्र मोदी जी को श्री सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया, 5 साल के लिए इनको अध्यक्ष बनाया गया वापस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल MBA रैंकिंग 2024 में भारत का जो बेस्ट मैनेजमेंट संस्थान है वो कौन सा बना है? तो भारत का जो सबसे बेस्ट मैनेजमेंट संस्थान बना है वो है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, जो कि हैदराबाद, ठीक है। तो हैदराबाद का इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस भारत का सबसे बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बना है। अब आइए इसकी रैंकिंग देखते हैं दुनिया में कौन सी रैंकिंग है, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि दुनिया में सबसे बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कौन सा है। तो ये जो रैंकिंग है किसने जारी किया है? तो एक फाइनेंशियल टाइम्स है। फाइनेंशियल टाइम्स ने यहां पर ग्लोबल MBA रैंकिंग को जारी किया है, जो दुनिया भर के 100 बिजनेस स्कूल को यहां पे शामिल किया गया, और उनमें से यहां पर हमारे IIT कह रहा हूं मैं, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद को भी शामिल किया गया है। अब देखिए मैं आपको दुनिया के जो टॉप 5 मैनेजमेंट कॉलेज हैं उनके बारे में आपको बताता हूं। जो सबसे पहला है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, जो कहां पर है? वॉर्टन में। दूसरा है इंसीड, तीसरा कोलंबिया बिजनेस स्कूल, और चौथा है SDA बोकोनी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। तो ये टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है पूरी दुनिया में। और यहीं पर हम बात करते कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स की जो आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत का जो अभी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक है, भारत इसमें 93 प्लेस पर है। पहले नंबर पर डेनमार्क है जहां पर कोई भी भ्रष्टाचार नहीं है। आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया, और आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में हमारी रैंक 66 है, पहले स्थान पर UAE है। देखिए बात करते हैं यहां पर मुकेश अंबानी की। तो मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन है, और अभी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स जारी किया गया, तो ये दूसरे स्थान पर है, लगातार दूसरे साल सबसे बेस्ट CEO बनाए गए हैं।
यहां पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करते हैं तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा स्थान बहुत ही नीचे है, हम 161 प्लेस पर आते हैं। सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो सबसे पहले स्थान पर नॉर्वे है, ये पूछा जा सकता है। यहीं पे बात करते जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है और चौथे स्थान पे डेनमार्क है, क्योंकि पहले से तीसरे प्लेस पर कोई भी देश नहीं आता। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत का स्थान 126 है और पहले स्थान पर फिनलैंड है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेटेड। तो दोस्तों वर्ल्ड रेडियो डे ये कब मनाया जाता है, तो कल 13 फरवरी था और 13 फरवरी को मनाया गया विश्व रेडियो दिवस। ठीक है, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है और 6 फरवरी को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला जननांग विकृति दिवस मनाया जाता है। तो 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट किया गया और रेडियो की इंपॉर्टेंस के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। देखिए अगर आपसे पूछा जाए इस बार इसका कौन सा एडिशन था, तो आप बताएंगे कि इस बार इसका 13th एडिशन था, 13वां संस्करण था। और इसको मनाने की शुरुआत किसने की है, तो यहां पर यूनेस्को के जितने भी मेंबर कंट्रीज थे 2011 में, याद रखिएगा, इसको मनाने की शुरुआत की गई, घोषित किया गया। देखिए अगर आपसे थीम पूछी जाए तो आप थीम भी बताएंगे। इसकी थीम है रेडियो अ सेंचुरी ऑफ इन्फॉर्मिंग, एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग। रेडियो सूचना देने, मनोरंजन करने और शिक्षित करने वाली एक सदी। ठीक है दोस्तों, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में निश्चित यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत कितनी बिजली मुफ्त में आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो देखिए इसमें 300 यूनिट की जो बिजली है आपको मुफ्त में प्रदान की जाएगी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। देखिए इसमें जो 1 करोड़ घर होंगे उनको हर महीने देखिए कितना 300 यूनिट फ्री बिजली उपलब्ध कराया जाएगा। यह फैसला किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा और इसमें 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट निवेश किया जाएगा, याद रखिएगा। देखिए यहां पर एक योजना है, वो है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, जिसकी शुरुआत कब हुई है 2024 में और इसका जो लक्ष्य है 1 करोड़ घर को सोलर पैनल से यहां पर लैस करना। हर जगह सोलर पैनल लगाए जाएंगे जिससे कि जो सनलाइट होगी, जो सूर्य की किरण है, उसको परिवर्तित कर दिया जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और फिर उसका इस्तेमाल हमारे घर के डिवाइसेस में, अप्लायंसेस पे किया जाएगा। तो आप सूर्योदय योजना याद रखिएगा, ये 2024 में अभी हाल ही में इसकी शुरुआत हुई है। मैं आपको कुछ और भी योजनाओं के बारे में बता देता हूं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। माई स्कूल माई प्राइड अभियान हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान असम के द्वारा। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में। अभय हस्तम कार्यक्रम तेलंगाना में स्टार्ट किया गया। साथियों हमने यहाँ पे 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। अब यहाँ पर हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, हमारी सीरीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां पर आप पुराने करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं, पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं, स्वयंपूर्ण ई बाजार का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो इसका उद्घाटन किया गया गोवा में। कहां पर, गोवा में। ध्यान से सुनते चलिएगा, जिनको आता है ठीक है, नहीं आता तो भी सुने, तो आपको पुराना करंट अफेयर्स पूरे 1 साल का मैं आपको रिवाइज कराता जाता हूं। अपतटीय जहाज से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन को सफलतापूर्वक लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा है, तो साथियों जापान है। कौन सा देश है, जापान है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कौन सा जहाज प्राप्त किया है, तो अभी आईएनएस इंफाल यहां पर प्राप्त किया है। एशियन पैरा गेम्स 2023 में अवनी लेखरा ने शूटिंग में भारत को कौन सा मेडल दिलाया, तो आप याद रखिएगा ये गोल्ड मेडल इन्होंने दिलाया है। ठीक है, आईआरसीटीसी के जो नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कौन है, तो ये संजय कुमार जैन। कौन है, संजय कुमार जैन। बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास मिलान 24 के लिए मध्य योजना सम्मेलन कहां पर आयोजित की गई, विशाखापत्तनम में आयोजित की गई। वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा, 24 से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में मनाया जाएगा। हाल ही में श्रीलंका ने कितने देश को मुफ्त में पर्यटक वीजा देने की मंजूरी दी है, तो यहां पर 7 देशों को पर्यटक वीजा देने की मंजूरी दी है। भारतीय मूल के जो अशोक गडगिल हैं, सुब्रा सुरेश हैं, इनको किस देश का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है, तो दोस्तों अमेरिका देश का इनको पुरस्कार दिया गया है। माइक जॉनसन किस देश के प्रतिनिधि सभा के नए स्पीकर चुने गए हैं, तो अमेरिका के यहां पर स्पीकर चुने गए हैं। दोस्तों मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन कराने वाला हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्योंकि
पिछला जो रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितने भी नए बच्चे जुड़ते हैं इसको ध्यान से सुने और कल के करंट अफेयर्स को भी देख लीजिएगा। किस देश में भारत की जो तत्काल भुगतान प्रणाली यूपीआई लॉन्च की गई है? तो अभी श्रीलंका और मॉरिशस दोनों देश में लॉन्च किया गया है। चेन्नई ओपन जो कि टेनिस टूर्नामेंट है, इसे किसने जीता है? तो सुमित नागल ने इसे जीता है। संगीत नाटक अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? हैदराबाद में। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, याद रहेगा 13 फरवरी को। बिहार विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने हैं? तो इनका नाम है नंद किशोर यादव जी। कैल्विन किप्टम किस देश के एथलीट थे जिनका निधन हो गया है? तो ये केन्या के एथलीट थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है। अलेक्जेंडर स्टफ किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो अलेक्जेंडर स्टफ फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं। 2024 में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इनकी 200 नंबर की जयंती मनाई गई। पीएम मोदी जी ने किस राज्य के झाबुआ में 7300 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया है? मध्य प्रदेश में इसका लोकार्पण किया है। नई रक्षा प्रणाली प्रिसीजन अप्रोच रडार का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन आर हरि कुमार जी ने किया है। दोस्तों आज ल्यूसेंट जीके में हम ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे। इसमें टॉपिक है रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व की नदियों को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। वोल्गा नदी कहां पर गिरती है? तो वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो ये मिस्र की सभ्यता है जिसे नील नदी का वरदान कहा जाता है। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? तो इसे कोयला रिवर कहा जाता है, ये राइन है। इनमें से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो 2 बार जायरे काटती है, यहां पर इक्वेटर को। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो यहां पर राइन नदी को क्या कहा जाता है? लाइफ लाइन ऑफ यूरोपियन ट्रेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों 14 फरवरी का अब मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं। आपने बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स को पूरा कवर किया, तो मेरा यह मकसद रहता है ताकि आपने जो करंट अफेयर्स ध्यान से सुना कि नहीं, और एक लास्ट टेस्ट हो जाता है तो आपको नॉलेज हो जाता है कि आपने कितने ध्यान से पढ़ा है। तो डेली आप टेस्ट दीजिए। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में है। ग्रीस के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहां पे नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। रक्षा अनुसंधान, कमेंट बॉक्स पे आप आंसर दीजिए। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहां पे डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट किस राज्य में है? तो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश राज्य में है। पेटीएम पेमेंट बैंक की स्थापना कब की गई थी? मैंने आपको बताया है 2017 में की गई है। वर्तमान में सीडीएस कौन है सेकंड नंबर की? ये है जनरल अनिल चौहान जी। स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस कहां पर स्थापित किया गया है? विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में, वहां पर स्थापित हुआ है। 33 नंबर का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो 33 नंबर का पेरिस में, फ्रांस में होगा। नेक्स्ट है 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 कहां पर आयोजित किया गया? ऑस्ट्रेलिया में किया गया। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो भारत की रैंक इसमें 93 है और डेनमार्क पहले स्थान पर है। आज के लिए क्वेश्चन जो है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है, वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया गया? आपको इसका आंसर जरूर से कमेंट बॉक्स पे देना है। आप मेरे पीछे एक इमेज देख रहे हैं, आपको पहचानना ये व्यक्ति कौन है, इनके बारे में आपको 3 से 4 लाइनें लिखनी है। देखिए कल 13 फरवरी को टेस्ट हुआ था और यहां पर टॉप किया है बाबर अंसारी ने। सेकंड नंबर पे पूर्णिमा आर्य है, रतन है, फिर नितांत है, पूजा है, भोला अंसारी है, रचना राजपूत है, रमेश है, मोहित कुमार है, अंकिता धुर्वे। तो डेली यहां पर आपकी रैंक अपडेट होती है, बिल्कुल परेशान ना हो। डेली आपको मौका मिलता है कि अपने आप को ऊपर टॉप में लाने का। एक पॉजिटिव, एक हेल्दी कंपटीशन आप अपने बीच में रखें और सभी को शेयर करें कि सबको टेस्ट देने आना है। स्टडीगर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप यहां पर टेस्ट सीरीज पे जाइएगा और जब आप टेस्ट सीरीज पे जाएंगे यहीं पर आपका डेली टेस्ट होता है, किसी भी दिन का आप टेस्ट दे सकते हैं। साथियों एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो आपको जानना जरूरी है, हमारा एक एप्लीकेशन है स्टडी कर, जैसे आपको पता है स्टडी कर हमारा एक दूसरा चैनल भी है, ठीक है। और इस चैनल में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारी पूरी टीम आपके लिए बहुत स्पेशल क्लासेस ला रही है। पूरी 60 दिन में 60 मैराथन क्लास मैथ्स की, 60 दिन में 60 रीजनिंग की। तो मैथ्स का जो टाइमिंग है 7 बजे है, ठीक है।
और रात को 8 बजे सूर्य सर रीजनिंग पढ़ाते हैं और रात को 9 बजे आपकी स्टैटिक जी के राजेश सर लेते हैं, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और साथियों आपको एक बार धन्यवाद कहूंगा कि आज हम 150 यानी 1.5 लाख सब्सक्राइबर की फैमिली हो गए हैं, ये बताना मैं भूल गया। और आप लोगों के लिए बहुत बहुत जो खुशखबरी है और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये आपकी फैमिली, आपने इसे बनाया है। अभी हमें बहुत दूर तक जाना है, ये तो बस एक शुरुआत है। साथियों हमने यहाँ पर हमारे स्टडी कर एप्लीकेशन पे बहुत सारी जो पीडीएफ्स हैं, ई बुक्स हैं, आपके लिए अवेल कराई हैं। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ईयरली मैगजीन, मंथली मैगजीन, जो आपको स्टडी कर एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लेना। कमेंट बॉक्स पे लिंक दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है। और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे यहाँ पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, rajaGupta_official। तो साथियों चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे कल इसी ऊर्जा इसी जोश के साथ। अभी और भी टॉपिक आएंगे डेली करंट अफेयर्स में, कल सुबह 6 बजे मिलेंगे। अभी आपके पास और भी वीडियोस आने वाले हैं पूरे दिन, तो आप उसे जरूर देखिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मुस्कुराते रहें।